Welcome back, student. Myself Pankaj Kumar, working as a assistant professor in the Department of Computer Application from लाल बहादुर शास्त्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट इन लखनऊ. सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड लॉ. इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग को बेसिकली ये पढ़ना है कि जो गैट है उसका हिस्ट्री क्या रहा, बैकग्राउंड क्या रहा और इंट्रोडक्शन क्या रहा, और थोड़ा बहुत WTO के बारे में भी हम लोग देखेंगे. तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में हम लोग इन चीज़ों को कवर करते हैं. इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में हम लोग बेसिकली इन पॉइंट्स का बेसिकली हम लोग ध्यान देते हैं कि अब जो हमारे पास जो करंट सिचुएशन आ चुका है वो ग्लोबलाइजेशन कि एक कंट्री का अलग अलग कंट्री से वो क्या है, कनेक्टिविटी, मार्केटिंग हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है. ठीक है. फिर आउटसोर्सिंग, यानी कि आउटसोर्सिंग को भी डील करते हैं. आउटसोर्सिंग कहने का मतलब सपोज़ करिए आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम उस रिसोर्स को ख़रीद लें, यानी कि आउटसोर्सिंग कर लें, बाहर से उस चीज़ को एक्वायर कर लें. ठीक है, रेंट बेसिस पे या किसी बेसिस पे आप कर लें. तो ये हमारा बेसिक क्या है, आउटसोर्सिंग. टैरिफ कहने का मतलब एक तरह से टैक्स लगाना. ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग टैरिफ को क्या बोलते हैं, एक तरह से टैक्स. ठीक है, कहीं कहीं पे आजकल टैक्स फ्री भी होता है ट्रेड. ठीक है, कहीं कहीं पे टैरिफ भी लगता है. जैसे अब आज के समय में WTO है हमारे पास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इनमें भी एक कैटेगरी होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, MNF. ठीक है, अब मोस्ट फेवर्ड नेशन में जो कंट्री आ जाती है उसको कहीं पे भी, या तो जब वो इस लिस्ट में आ जाता है, जब वो कंट्री इस लिस्ट में चला आता है WTO के, तो उस केस में क्या होता है, उसके करस्पॉन्डिंग उसको ना तो WTO में किसी कंट्री के करस्पॉन्डिंग टैक्स देना पड़ता है, ना ही जब वो सेल करेगा, ना ही जब वो किसी चीज़ को ट्रेड करेगा मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तब उसे उस टाइम पे भी टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा. तो ये टैरिफ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है. उसके बाद इंपोर्ट होता है, जो हमारे आर्टिकल होते हैं उनका इंपोर्ट होता है. फिर यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेडिंग में हमारे पास कॉस्ट होता है. ठीक है, फिर कस्टम्स होते हैं हमारे पास. फिर यहाँ पे कुछ फ्राइड्स होते हैं. फिर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होता है. डॉक्यूमेंटेशन मतलब एक तरह का लीगल वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है जो कि साइन किए जाते हैं. ठीक है, इंश्योरेंस, यानी कि जब हम किसी आर्टिकल को या किसी प्रोडक्ट को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग इंश्योरेंस करते हैं एक तरह की. अगर कोई भी अगर यहाँ पे एक तरह से किसी भी तरह का मतलब कि लॉस हो जाता है उस केस में, तो हम लोग एक तरह से इंश्योरेंस कराते हैं. फिर एक्सचेंज रेट, यानी कि सपोज़ करिए कि अगर आप इंडियन करेंसी लेके गए हैं और आपको इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में डील करना है, तो वहाँ पे हमारे पास एक इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट होता है. जैसे कि अभी हमारे पास स्विफ्ट. ठीक है, तो एक्सचेंज रेट मतलब कि उस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट में क्या होगा, ये एक्सचेंज रेट है. फिर यहाँ पे ओरिजिन होता है कि कहाँ से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होगा. फिर उसके अंदर कुछ लॉज होते हैं जो कि हमें बाइंड करते हैं कि किसी भी ट्रेड में हमारे पास कुछ लॉ होंगे जिसमें कि हम लोग टैरिफ के बारे में ध्यान रखते हैं. फिर एंटी डंपिंग के बारे में ध्यान रखते हैं. फिर ऐसा नहीं है कि आप अपने करेंसी को डीवैल्यूएट करके, यानी कि जहाँ पे एक डॉलर का एक डॉलर में आपको वो आपको 30 रुपये के इक्वल है. ये एक डॉलर 30 रुपये के इक्वल है. तो वहीं पे दूसरी कंट्री अगर एक डॉलर में 60 रुपये, ये 60 रुपये के करस्पॉन्डिंग एक आर्टिकल को बेच रहा है, जैसे वो 2 kg क्वांटिटी के बेच रहा है, तो उस केस में ये क्या कर रहा है कि अगर जैसे हम मान लेते हैं कि ये करेंसी एक तरीके से युवान है, चाइनीज़ करेंसी है. ठीक है, तो $1 60 रुपीज़ के बराबर हो गया. तो यानी कि इस केस में जो युवान है उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक बढ़ गई है. तो इससे क्या होगा कि जैसे पहले ये मिल रहा था एक डॉलर में 30 रुपये में 1 kg शुगर में मिल रहा था. ठीक है, 1 kg शुगर में मिल रहा था, और फिर $1 में हमें 60 युवान जो चाइनीज़ करेंसी, उसमें हमें 2 kg शुगर मिल रहा था. तो कौन सी ऐसी कंट्री होगी जो 30 रुपये में ये 1 kg शुगर को लेगा. तो बेसिकली इस तरीके से जब कोई भी कंट्री अपने करेंसी को डीवैल्यूएट करती है, यानी कि गिराती है उसको, तो उससे क्या होता है, अगल बगल वाले जो नेबरिंग कंट्री रहते हैं उनका मार्केट प्राइस
वो ख़त्म कर देते हैं। यानी कि उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, डंप कर देते हैं मार्केट में, किसी कंट्री में जाके वहाँ पे वो आइटम्स को डंप कर देते हैं। तो डंप करने से क्या होता है, बेसिकली उस आइटम का डिमांड वहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी कॉस्ट कम पड़ जाती है। तो उससे जो होता है वो लोकल मार्केट क्या होता है, जो हमारा लोकल मार्केट होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप ऑनलाइन के केस में देख रहे हो कि ऑनलाइन जब से परचेजिंग शुरू हो गया इंडिया में, तो उस केस में जो हमारे लोकल मार्केट है उन पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आया, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स वाले साइट है जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, इन्होंने क्या कर दिया कि कम प्राइस में प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर दिया, तो हमारे लोकल मार्केट ख़त्म हो गया। तो इस तरह का कुछ एक गलत प्रैक्टिस ना हो, तो इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। ठीक है, फिर प्राइसिंग की जाती है उसकी। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ में हम लोग ट्रेडिंग कहने का मतलब हमारी आपसे दुश्मनी है, फिर भी हम बस क्या कर रहे हैं, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता है, इंडिया और चाइना के दोनों एक दूसरे के क्या है, एक तरह से राइवल है, लेकिन फिर भी वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करने का मतलब कि एक तरीके से एग्रीमेंट है 5 ईयर का, 10 ईयर का, जो भी है। तो ट्रेडिंग अगर वर्ड हमने ट्रेडिंग अगर कोई कंट्री कर रहा है तो वो बीच में उस चीज़ को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये ट्रेडिंग जितने भी होते हैं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर हम आप कोई कंट्री दुश्मन भी है तो भी हमें ट्रेडिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ हमारे पास लॉज होते हैं। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर अब हम लोग को पढ़ना है गैट का बेसिकली किस तरीके से ये एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तो गैट का जो यहाँ पे फुल फॉर्म है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये सबसे पहले गैट जब बना था तो इसमें बेसिकली ये गैट डील करता है केवल गुड्स पे। गैट जो है बेसिकली डील करता है गुड्स पे। ठीक है, यानी कि जो भी गुड्स हैं उसको किस तरीके से हम लोग उस पर हम लोग किस तरह से टैरिफ लगाएंगे और ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड एंड टैरिफ के लिए हम लोग गैट जो है बेसिकली ये गुड्स को ट्रेडिंग करने के लिए उस पर टैरिफ लगाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज एन इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो उस केस में जो बड़ी बड़ी जैसे ब्रिटिश आई थी, तो ब्रिटिश ने देखा जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हमारे पास, IR इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास जब हमारे पूरे वर्ल्ड में आया तो सबसे पहले ब्रिटिश ने लाया था। ब्रिटिश ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन लाया। तो मशीन लाने के बाद उन्होंने देखा कि हमारे पास अब प्रॉफिट हो रहा है, तो ब्रिटिश को चाहिए अब मार्केट। ब्रिटिश जो कंट्री थी उसको चाहिए था मार्केट, और मार्केट किस बेसिस पे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लेने के लिए अब उसे कहीं ना कहीं किसी दूसरे कंट्री में भी जाके उसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस केस में इन लोगों ने मार्केट को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया, अलग अलग कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से ब्रिटिश भी अलग अलग कंट्री में जाके लोग अलग अलग कंट्री को अपने अकॉर्डिंग चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि हमारे पास हर कंट्री में क्या हुआ कि ये लोग जाके अपने तरीके से उस तरीके से डील करना शुरू कर दिया, और फिर वहाँ से सस्ते में गुड्स को उठाते थे और उसके बाद उसका मार्केटिंग करना शुरू कर देते। यानी कि जब हमारा ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया, मतलब वो स्टार्टिंग फेज़ था ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि जब सब कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है, तो सबकी इकोनॉमी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती है। ठीक है, अब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे एग्रीकल्चर वाले आइटम। ठीक है, और जो वेस्ट या यूरोप कंट्री थी, उनके पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज थे, जिससे कि वो कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते थे। तो इंडिया ने देखा कि हमारे पास तो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर के सारे सामान है, लेकिन रिसोर्स काफ़ी कम है। उस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए जो हमें पास रिसोर्स चाहिए वो कम है। तो इंडिया और वेस्ट और ये यूरोप के बीच में एक टाइप हुआ कि आप जो है, इंडिया को बोला गया कि आपके पास एग्रीकल्चर के ज़्यादा रिसोर्सेज है, तो आप क्या करिए, इसे मार्केट में हमें सेल करिए, और जो आपके यहाँ नहीं है हम लोग आपके यहाँ उसे क्या कर देंगे, इम्पोर्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी चल पड़ी, और ये एग्रीकल्चर से होते होते आज ये कहाँ पे पहुँच चुका है, सर्विस सेक्टर में। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया क्या हो गया, सर्विस सेक्टर में आगे हो गया,
और एग्रीकल्चर सेक्टर में पीछे होते चला गया, ठीक है। और इन लोग के पास कमी क्या था, एग्रीकल्चर का नहीं, जो चीज़ इनके पास कमी था इन्होंने यहाँ इंडियन मार्केट या एशिया से उठाया और जाके अपने यहाँ उसको एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, ठीक है। तो उस केस में बहुत उसके उस टाइम पे फ्रांस भी आया। फ्रांस ने भी सोचा कि अब हम लोग क्या करें कि पूरे वर्ल्ड में जैसे ब्रिटिश ने बेसिकली हम लोग जैसे ब्रिटिश ने पूरे वर्ल्ड पे सभी को अपने कैप्चर में किया था, तो उस केस में यही हुआ कि ब्रिटिश एक कॉलोनी बनाते चला गया और अपना इंटरनेशनल मार्केट पे दबदबा बनाए रखा, ठीक है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ हमारा एक ग्रेट डिप्रेशन के कारण हुआ कि लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे टैरिफ लगाते चले जा रहे थे, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट पे इतना टैरिफ लगा दिया कि वो मार्केट में सेल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी एक डेवलपिंग कंट्री है और दूसरा डेवलप्ड कंट्री है। तो जो डेवलप्ड कंट्री है उनके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास तो कैपिटल काफ़ी ज़्यादा है। डेवलपिंग कंट्री पे अगर ये टैरिफ बढ़ा देंगे तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी इंटरनेशनल लॉ नहीं बने थे, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री पे के जो प्रोडक्ट थे उन पे ज़्यादा टैरिफ बना दिए गए तो वो मार्केट में किसी दूसरे कंट्री में जाते थे, उनको कोई ख़रीदता ही नहीं था, ठीक है। और डेवलप कंट्री ये क्या करते थे कि अपने प्रोडक्ट को काफ़ी कम प्राइस में बेच देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मार्केट क्या होगा, एक डिप्रेशन में जाने लगा। तो ग्रेट डिप्रेशन के कारण हमारा वर्ल्ड वार 2 हुआ। उस वर्ल्ड वार 2 के कारण हमारे पास ये जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को जन्म दिया, ठीक है, जो कि 1947 में साइन किया गया, जिसमें कि 23 नेशन ने टोटल 44 एलाइज थे, इसके 44 एलाइज थे, जिसमें कि 15 लोगों ने इसको छोड़ दिया। बोला कि अगर, क्योंकि ये काफ़ी कैपिटलिस्टिक कंट्री थे, अगर ये इसमें एंटर कर जाते तो उनको ये डर था कि फिर से हमें ये अपने अंदर ये जैसे कि ब्रिटिश ने इंडिया को अपने अंडर रखा, फिर श्रीलंका को और पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, तो उसी तरह का ये डर था इनको कि अगर हम लोग इस एग्रीमेंट को साइन करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे ऊपर ये कैपिटलिस्ट कंट्री जो है वो हमारे यहाँ आके फिर से एक तरह का बिजनेस शुरू कर दे या एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दे। तो उसमें से 15 कंट्री निकल गई 44 एलाइज में से। तो 8 कंट्री जो बड़ी कैपिटलिस्ट वाली थी उन्होंने आके इसको सपोर्ट किया और बोला कि हाँ ये सही कह रहे हैं कि आप जो है जो बोल रहे हैं, जो ओरल तरीके से इसे बोल रहे हैं वो ना करके आप क्या करिए, एक रिटन डॉक्यूमेंट लिखिए। रिटन डॉक्यूमेंट से क्या होगा कि आप अभी बोल रहे हैं, फिर आने वाले समय में कोई अगर अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो 44 में से 15 जो एलाई थे वो निकल गए और फिर जो 8 आए, तो टोटल अब इतनी कंट्री 23 नेशन ने क्या कर दिया, एक सिग्नेचरी साइन किया जो कि ट्रेड एग्रीमेंट कहलाया, ठीक है। तो इस ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली बस यही ट्रेड किया जाता था, केवल और केवल गुड्स का, और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग थी, केवल और केवल गुड्स का। और ये हमारे पास किस तरह की ट्रेडिंग होती थी, मल्टी लेवल की ट्रेडिंग होती थी, जो कि इफेक्ट में आया वो 1 जनवरी 1948। अब पर्पज़ क्या था गैट का, कि लिबरलाइजेशन लाए, कि हम लोग क्या करें, टैरिफ को कम करें। उससे क्या होगा, जब टैरिफ कम होगा, टैरिफ मतलब एक तरह का टैक्स, आप जनरली ये इंटरनेशनल लेवल का है तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग किया जा रहा है, तो टैरिफ का मतलब एक तरह से टैक्स। किसी अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये है, उस पर 10 रुपये का टैक्स मिल रहा है, तो वो 110 रुपये में वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगा, ठीक है। तो इस टैरिफ को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली गैट को बनाया गया था। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, द पर्पज़ ऑफ गैट वाज टू लिबरलाइज द ट्रेड बाय रिड्यूसिंग द टैरिफ एंड रिड्यूसिंग द कोटा। जो उसके मेंबर कंट्री थे, जैसे ये 23 मेंबर कंट्री थे, अब इनका भी एक कोटा था कि उन कोटा को भी रिड्यूस करना, ठीक है। क्योंकि हर कंट्री का एक, जैसे आप WTO के जब जाएंगे तो वहाँ मेंबर लिस्ट में सबका एक क्या है, रैंकिंग बना हुआ है, कौन कितना ज़्यादा अपना वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने उसने पैसे दिए हुए, तो उसका ज़्यादा क्या होता है शेयर पे उस
जैसे कि हम लोग शेयर मार्केट में करते हैं कि जिसका ज़्यादा शेयर होता है वही डिसीजन ले पाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो मेंबर कंट्री हैं, मेंबर कंट्री, उनका भी कोटा क्या किया जाएगा, कुछ रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप सुनते होंगे वीटो पावर, वीटो पावर, तो जैसे 5 कंट्री को वीटो पावर का हक है, तो अपने वीटो पावर को यूज़ करके कुछ भी कर सकती हैं, किसी लॉ को पास होने नहीं देती हैं, किसी लॉ को पास होने देती हैं। तो इस तरह का कुछ एक यहाँ पे केस था। तो फिर जो यहाँ पे हम लोग ये हमारा जो था कि हमें मेन बेसिकली क्या था, टैरिफ कम करना था। टैरिफ को कम इसलिए करना था क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को अगर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो हमें टैरिफ फ्री रखना पड़ेगा। कभी कभी टैरिफ फ्री भी होता है, जैसे आप साफ्टा का नाम सुनेंगे, SAF, साफ्टा, फिर एक बाफ्टा भी आया था। तो इस तरह के अलग अलग एग्रीमेंट होते रहते हैं। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि बिना टैरिफ के हम लोग या रिड्यूस टैरिफ पे हम लोग एक ट्रेडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो मेंबर नेशन हैड टू रिमूव ऑल द ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का ट्रेड का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। 7 राउंड इसमें नेगोशिएट किए गए थे, जो कि 1947 से लेकर 1993 तक, जिसमें एवरेज जो है टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया था इंडस्ट्रियल गुड्स से। ठीक है, जो कि 40% से लेके 5% पे आ गया था। तो ये एक मतलब कि मार्केट में ज़्यादा हम लोग चीज़ों को, अब सपोज़ करिए जैसे कि आपके यहाँ पेट्रोल के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस केस में लोग क्या करते हैं, पेट्रोल को कम यूज़ करते हैं उतने ही अमाउंट में। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब टैरिफ था तो उस केस में लोग ज़्यादा कम से कम ट्रेडिंग करेंगे। जैसे ही वो टैक्स कम होगा, यानी टैरिफ कम होगा, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये एक गैट का अपना एक स्टेप था जो कि पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन की ओर ले जाना था, इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन की ओर ले जाना था। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे गैट के। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर यहाँ पे एक इंटरनेशनल, वही मतलब कि जो वो कंट्री ने साइन किया 23, जब वो गैट हमारा बना, तो उस टाइम पे एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक एग्रीमेंट हुआ, डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट द रूल्स फॉर कंडक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए हमने क्या बनाया, एक डॉक्यूमेंट रिटन फॉर्म में एक डेटा बनाया। और बेसिकली उस टाइम पे 44 में से 15 कंट्री जो निकल गई थी वो इसी कारण से निकल गई थी, क्योंकि ये 44 जो एलाइज थे उसमें से 15 इसलिए निकल गई थी क्योंकि ये कह रहे थे कि हम लोग इस तरह का एक गैट नाम का सिस्टम बनाते हैं और उसको हम लोग चलाते हैं, केवल ओरली इन्होंने कहा। और उनमें से बहुत सारे कंट्रीज में क्या थे, कैपिटलिस्ट, यानी कि डेवलप कंट्री थे। ठीक है, तो उनको ये डर था कि जैसे ब्रिटिश ने किया है हमारे ऊपर राज, तो उस तरीके का ऐसा कुछ ना हो, इसी कारण से ये क्या हो गए, अलग हो गए। तो जब वो 8 कंट्री इनमें आके मिली, तो ये टोटल जो लोगों ने साइन किया वो 23 कंट्री के लोगों ने साइन किया। उसके बाद ये क्या हो गया, गैट अप्रूव हो गया एक रिटन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड लेटर टू सपोर्ट द एग्रीमेंट, द टेक्स्ट ऑफ द एग्रीमेंट कुड बी कंपेयर्ड टू लॉ से कंपेयर किया जाता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन वाज लाइक पार्लियामेंट एंड द कोर्ट कंबाइंड इन ए सिंगल बॉडी। अब यहाँ पे एक तरीके से अब कोई भी अगर चाहे, जैसे चाइना, आप जब डोनाल्ड ट्रम्प थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉर किया कि चाइना वाले प्रोडक्ट पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाएं। तो इससे क्या होगा कि वो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना के प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर इंडिया में भी डोनाल्ड ट्रम्प ने ट्रेड वॉर शुरू किया, तो एक तरह से ये टैरिफ वॉर था कि ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करके किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को आप सेल होने से बंद कर सकते हैं। तो ये एक खतरे की निशानी होती है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जहाँ पे हर साल आप देखते होंगे कहीं पे दोहा में मीटिंग हो रहा है, कहीं पे अलग अलग फ्रांस में हो रहा है, कहीं रोम में हो रहा है। तो इस तरीके से एक हर साल एक मीटिंग होती है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि अब आने वाले समय में हम लोग फ्यूचर में करेंगे क्या। तो इस तरीके से ये गैट अपना रन करता है। अब गैट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग टैरिफ लेवल को नेगोशिएट करके, जो हमारे पास टैरिफ है, यानी गैट 6 टू प्रोवाइड स्टेबल एंड
predictable basis for the trade so that it bind the tariff level negotiated among the contracting country, जो जिस कंट्री के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस तरीके से ये एक अपना ट्रेड को नेगोशिएट करेंगे। फिर बाइंडिंग ऑफ द टैरिफ प्रिवेंट द यूनिलेटरल इंक्रीज इन द टैरिफ, तो ये जो किसी एक कंट्री के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाने का जो ये रिस्ट्रिक्शन है तो उस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है। बट स्टिल देयर इज़ ए प्रोविज़न फॉर रीनेगोशिएशन ऑफ बॉन्ड टैरिफ, ठीक है। तो ये जो टैरिफ है बेसिकली आप देखते होंगे कभी भी आप जैसे लैंड आप खरीदने जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, लोग क्या करते हैं लैंड खरीदने से पहले सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें। उस टैक्स से बचने के लिए वो क्या करते हैं, एक नोटरी फॉर्म लेते हैं या एग्रीमेंट फॉर्म लेते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक टैरिफ है, ठीक। तो ये टैरिफ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके कारण ये क्या करते हैं, टैरिफ को अपना रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इन उरुग्वे राउंड देयर वाज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ एवरेज टैरिफ प्राइस ऑन द लेस डेवलप्ड इंटरनेशनल लोकेशन, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री थी या काफ़ी लेस डेवलपिंग कंट्री थी उन लोकेशन पे। आफ्टर द उरुग्वे राउंड फॉर द इंस्टेंस टिपिकली टैरिफ प्राइस इन इंडिया जो कि इतना था वो बिफोर द उरुग्वे राउंड, और उसके बाद ये बिग ड्रॉप किया परसेंटेज में और ये घट के कितना आ गया, कुछ इस फिगर में, यानी 32.4% का डाउनफॉल हो गया। तो इससे क्या हो गया कि जो इंडियन प्रोडक्ट भी थे उनका भी इंटरनेशनल मार्केट में अपना कुछ ना कुछ पहचान बनते चला गया, लोग उसे यूज़ करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो मेन बेसिक पर्पज़ ये था इनका कि यहाँ पे गुड्स को केवल गुड्स को ध्यान दिया जाए। तो जो गैट बना था उसमें एक डिमेरिट ये था गैट में कि ये केवल और केवल गुड्स को डील करते थे, ना ही सर्विसेज और ना ही सेकेंडरी सेक्टर को डील करते थे, ठीक है, ना ही इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डील करते थे, ठीक है। तो ये कुछ इनका अपना एक पर्पज़ था, ऑब्जेक्टिव टू हेल्प राइज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग, यानी कि जितना वो ट्रेडिंग करेंगे बिजनेस करेंगे उससे क्या होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टू डेवलप द वर्ल्ड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम उस रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करें कि हम लोग अपने रिसोर्स को डेवलप करते जाए। टू एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाते चले जाए और गुड्स का भी एक्सचेंज ज़्यादा हो। टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बढ़ाते चले जाएँ, जिससे क्या होगा कि प्रॉस्पेरिटी और लोगों का इनकम को अपने बेसिक नीड को कंप्लीट करके फिर एक दूसरे स्टेज, जैसे कि हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है तो उस केस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। तो पहला जो इंडेक्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं जीरो हंगर इंडेक्स, यानी कि कोई भी कंट्री में यानी पहला जो नंबर ही है प्रेफरेंस उसे हम लोग बोलते हैं जीरो हंगर इंडेक्स। तो उसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। तो उसी तरीके का एक यहाँ पे ये एक इनका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 होने की चांसेस कम रहेंगी, ठीक। तो ये कुछ WTO का स्ट्रक्चर है, ठीक है। WTO जो बेसिकली डील किसको करता है, गुड्स को भी करता है, सर्विसेज को भी करता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को भी डील करता है। डिस्प्यूट, जैसे एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ डिस्प्यूट है, जैसे कि आप सुनते होंगे कि इंडिया में नर्मदा रिवर पे तीन चार स्टेट क्या करती हैं, डिस्प्यूट करती हैं। तो उनका जो है डिस्प्यूट कोर्ट में लड़ा जाता है तो उस डिस्प्यूट को ये पूछा जाता है, ये मतलब डिस्प्यूट को सेटलमेंट किया जाता है कि किस स्टेट को कितना पानी मिलना चाहिए। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में जो डिस्प्यूट है वो जो रावी नदी का, तो उसमें ये देखा जाता है कि किस कंट्री से वो निकल रही है। तो उस डिस्प्यूट को देखने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट है, तो वो डिस्प्यूट डील करता है। तो यहाँ पे जो WTO डिस्प्यूट किस तरह के डिस्प्यूट को डील करेगा, जो ट्रेडिंग में आएगा, ठीक है। फिर पॉलिसी को रिव्यू भी करेगा, ठीक है। फिर मल्टीलेटरल एक तरह से इसे ही बोला जाता है, ठीक। और फिर यहाँ पे गैट में
फिर ये मतलब गैट का अपना एक अपना एक अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि गैट में केवल हम लोग गुड्स को डील करते थे, गुड्स में ही सारे एग्रीमेंट करते थे, और ये मल्टीलेटरल था, ठीक है। और ये WTO इसका एक अपडेटेड वर्जन आया जिसमें कि हम लोगों ने ये बताया कि इसमें गुड्स के बारे में भी, ट्रेडिंग के बारे में लिखा रहेगा, सर्विसेज के बारे में भी लिखा रहेगा, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के भी, फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट को भी ध्यान दिया जाएगा, और फिर पॉलिसी रिव्यूज़ को भी देखा जाएगा, और मल्टीलेटरल को भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर कुछ कंट्री में क्या हुई, जैसे गैट था, एग्रीमेंट ऑन, कुछ कंट्री एग्रीमेंट करती थी अपने एग्रीकल्चर पे, ठीक है, यानी कि जिसके यहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर था तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का होता था, एग्रीकल्चर पे हम लोग एग्रीमेंट करते थे, क्योंकि उनके पास वही चीज़ें हैं जो वो मार्केट में सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में एग्रीकल्चर पे भी आया कुछ सारे लॉज, फिर टेक्सटाइल पे आया, फिर एंटी डंपिंग की आप ऐसा नहीं है कि किसी मार्केट में सारे के सारे प्रोडक्ट अपने ही कंट्री के पूरे डंप कर दे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे सेटलमेंट किए गए थे। फिर अब यहाँ पे एक सब्सिडी भी आया था, एक इसे हम बोलते हैं ग्रीन टाइप की सब्सिडी जिसमें कोई एक्शन नहीं है, ब्लू, फिर अंबर, ठीक है। तो ये सब सारे कुछ अभी टॉपिक है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे। तो WTO का जो स्ट्रक्चर है, WTO गैट को अपडेट करने के बाद आया, क्योंकि हमें पता चला कि गैट में कुछ कमियां हैं, क्योंकि वो सर्विसेज को डील नहीं करता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, यानी कि आपने किसी प्रोडक्ट को बनाया और उसका कॉपी पेस्ट करके किसी ने दूसरा वैसा ही प्रोडक्ट बना के वो बेच रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट, पॉलिसी रिव्यू और मल्टीलेटर को भी हम लोग यहाँ पे ध्यान दिए, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेसिक पॉइंट थे। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन सारे चीज़ों को बेसिकली डीपली डील करेंगे, ठीक है। ये जितने भी सब्सिडी हैं, नॉन एग्रीकल्चर में किस तरह की सब्सिडी दी जाती है, एग्रीकल्चर में किस तरह की सब्सिडी दी जाती है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये कुछ WTO और गैट में डिफरेंसेस है। गैट का फुल फॉर्म ये है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ क्रिएशन 1948, WTO का 1995। पर्पस क्या था, स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल ट्रेड लॉ टू गवर्न। WTO का क्या था, गवर्न गैट एंड इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या था, नो परमानेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर था या फ्रेमवर्क नहीं था, हैज़ ए परमानेंट स्ट्रक्चर विथ ए परमानेंट फ्रेमवर्क, ठीक है। ट्रेडिंग केवल यहाँ पे गुड्स पे की जाती थी, यहाँ पे ट्रेडिंग गुड्स में की जाती है। साथ ही साथ सर्विसेज, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, हैज़ ए परमानेंट अपील बॉडी टू रिव्यू द फाइंडिंग एंड सेटल द डिस्प्यूट। फिर WTO क्या करता है, डिस्प्यूट आर द रिजॉल्व फास्टर एज द सेटलमेंट सिस्टम हैज़ ए सेलेक्ट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये कुछ इसके डिफरेंसेस हैं WTO और गैट के। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, आप जहाँ से इसे देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके क्लास, थैंक यू।